हेलो गाइस, नमस्कार। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मैं लाइव आज नहीं क्लास ले पा रहा था, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूँ। एंड मुझे छुट्टी भी नहीं देना, आई हैव टू बी समवेयर, दैट्स द रीज़न कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। और मुझे ना छुट्टी नहीं देना था यार, बिकॉज यार और छुट्टी नहीं देना था मुझे। मैंने सोचा नहीं, इससे बेटर मैं रिकॉर्डेड दे दूँ यार, बिकॉज कल आपको फिर रिवीजन करना है, फिर परसों एग्जाम देना है। थॉट ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ठीक है, डोंट जस्ट चीयर अप, ओके, जस्ट चीयर अप, इट्स ओके, मैच है। कभी कभी दिखने का रिकॉर्डेड कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, चलो। सो प्राइवेट प्लेसमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी आत्मा तुम लोग के साथ है। मैं हूँ तुम लोग के साथ, ठीक है। क्रिश, आई एम देयर विथ यू। उज्जवल, आई एम देयर विथ यू। ऐश्वर्या, तनु, आई एम देयर विथ यू। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसा मत समझना। अब किसी का नाम छूट गया होगा तो भाई साहब डोंट वरी। ज़रूरी नहीं है कि सबके नाम मैं स्टार्टिंग में ले लूँ, जैसे शेख तबरेज़। मैं कुछ नाम ऐसे ना धीरे 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 लेते रहता हूँ। बीच बीच में क्लास में ले लूँगा, एकदम से ऐसे एग्जाम्पल में ले लूँगा, और ऐसे चलता रहेगा। तो डोंट वरी, मुझे जाना था इसलिए मैंने रिकॉर्डेड किया। और आप भी बोलेंगे दैट इट्स बेटर सर, आपने रिकॉर्डेड ले लिया। छुट्टी दे देता तो क्या होता कि मतलब फिर आप लोग पढ़ नहीं पाते ना, वैसे वो रह जाता इसीलिए। तो आई होप कि यू विल नॉट माइंड, और आप लोग माफ़ करेंगे मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। तनु, कैसे हो बेटा आप? अच्छे हो? अगर बीच बीच में केशव भी आ गया तो उसी के लिए, उसके लिए भी हाय बोल देता हूँ मैं। केशव भाई, अगर आप भी हो यहाँ पे देख रहे हो तो थैंक यू। तो आई थिंक नाउ आई हैव नेम दोज हु फ्रीक्वेंटली कम इन द क्लास, जो यूजुअली आते हैं उनका नाम ले लिया। हिरल, अरे कैसे हिरल का नाम भूल गया था क्या मैं? ओ भाई साहब, मज़ा आ गया था मतलब। हिरल का नाम भूल गया। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लेट्स स्टार्ट विद प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? सो private placement is a way of raising fund which is majorly used by private companies. Of course that does not mean कि पब्लिक कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनीज भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, उनके लिए भी रूल सेम है, बट मेजरली प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनीज यूज करती हैं। वाई? बिकॉज पब्लिक कंपनीज के पास पब्लिक ऑफर का इशू का, पब्लिक इशू का एक ऑप्शन होता है, जो प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं होता। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42, फॉलोइंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल व्हेन शेयर्स आर इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। उसके लिए रूल 14 ऑफ कंपनीज पास रूल्स भी एप्लीकेबल है। सो कंपनी में, subject to the provision of section 42, make a private placement of its securities. Okay, private placement shall be made to a select group of persons who have been identified by the board, hereafter referred as identified person, whose number shall not exceed 50 or such higher number as may be prescribed, excluding QIBs, that is qualified institutional buyers, or employees of the companies. तो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज और क्यूआईबीज को छोड़कर एक लिस्ट बनाई जाएगी, नॉट एक्सीडिंग ऑफ 50 पीपल और सच अमाउंट एज सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स। द नंबर दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स इज 200 पर ईयर। तो आपको मैक्सिमम क्या प्रिस्क्राइब है? 200 पर ईयर। एट अ टाइम आपको क्या प्रिस्क्राइब है? 50 पर इशू। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू रूल 14 of past rule, an offer or invitation to subscribe securities under private placement shall not be made up to a person more than 200 in the aggregate in the financial year. Okay, और एक और चीज उसमें कही गई है क्या? इन कैलकुलेटिंग सच नंबर, एम्प्लॉइज एंड क्यूआईबीज विल बी एक्सक्लूडेड। मतलब एम्प्लॉइज और क्यूआईबीज ये 200 के लिमिट में नहीं आएंगे, विच इज ऑफ कोर्स, जो ऊपर 50 के लिमिट में नहीं आते, नीचे 200 के लिमिट में भी वो नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है। और जो ये 200 का लिमिट आप देख रहे हो, दिस रेस्ट्रिक्शन इज रेकन्ड इंडिविजुअली फॉर एवरी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज इक्विटी शेयर के लिए अलग से 200, प्रेफरेंस शेयर के लिए अलग से 200, और डिबेंचर्स के लिए अलग 200। ठीक ना, दिस एंटायर सब रूल 2 इज नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी एंड एचएफसी। एनबीएफसीज और एचएफसीज को ये 200 का रूल लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो इससे ज्यादा भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, बशर्ते वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल हाउसिंग बैंक, इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे कंप्लाई कर रहे हैं। अगर उससे कंप्लाई नहीं कर रहे तो फिर उनके ऊपर 200 और 50 का लिमिट लग जाएगा। करेक्ट? अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल हाउसिंग बैंक इनके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो फिर कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नॉन नेशनल हाउसिंग बैंक में
सिमिलर रूल्स बनाए ही नहीं है या स्पेसिफिक रेगुलेशन बनाए ही नहीं है, तब आपको सब रूल 2 फॉलो करना पड़ जाएगा, यानी कि 200 और 50 का लिमिट तब आपको फॉलो करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर रिजर्व बैंक और एनएच बैंक ने, नेशनल हाउसिंग बैंक ने अगर आपके लिए कोई स्पेसिफिक सिमिलर रूल बनाए हैं तो उसको आप फॉलो करो, और आपको हमें सब रूल 2 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। What is the manner of issuing private placement offer and application? Company making private placement. Hello, company making private placement shall issue private placement offer and application in such form and manner as may prescribe to identified persons. It is provided that the private placement offer cum application letter shall not carry any right of renunciation. प्राइवेट प्लेसमेंट जिन लोगों को किया जाता है, जो सिलेक्ट फ्यू लोग होते हैं, जो स्पेसिफाइड लोग होते हैं, आइडेंटिफाइड लोग होते हैं, उन लोगों को ये राइट नहीं मिलता कि ये जो आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर उनको मिल रहा है ये किसी को रिनाउंस कर दे या किसी को दे दे। उनको आइदर एक्सेप्ट करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। दे कैन नॉट पास इट ऑन टू समवन एल्स। नाउ व्हाट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है इन्विटेशन और ऑफर टू सब्सक्राइब टू द इशू ऑफ द सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट फ्यू ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, बट फॉर दैट यू हैव टू सेटिस्फाई सेक्शन नंबर 42 अलॉन्ग विद रूल 14 ऑफ पास रूल। सर ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब QIBs एज इज डिफाइंड बाय ICDR रेगुलेशन, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009। इसको मैंने ऑनलाइन आपको पढ़ के बताया था। ये बिग शॉट इन्वेस्टर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनीज में बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करते हैं। when a private placement shall be deemed to be an offer to the public. now यहां पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके शुरू होते हैं। सपोज करो कोई कंपनी, वो चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ऑफर कर रही है, या से फॉर एग्जांपल इनवाइट सब्सक्रिप्शन और अलॉट्स और एंटर्स इनटू एग्रीमेंट और अलॉट सिक्योरिटीज टू मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड पर्सन। What is the prescribed number of person? 50 per offer, 200 per year per security, right? अगर आप इससे ज्यादा लोगों में सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, whether the payment for the security has been received or not is immaterial. Whether the company intends to list the security or not on a recognized stock exchange is immaterial. The same shall be deemed to be an offer to the public and shall accordingly be governed by the provision of Part 1 of Chapter 3. तो अगर आपने सेक्शन 42 या रूल 14 को ब्रेक कर दिया तो हम अज्यूम करेंगे कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, आप पब्लिक इशू कर रहे हो, और जो भी ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर आप दे रहे थे वो उसको डीम प्रोस्पेक्टस पकड़ लेंगे, हम डीम प्रोस्पेक्टस पकड़ लेंगे। अब ऊपर के तो पूरे अपने सेक्शन 26 वगैरह पूरा पढ़ा है, वो सारे सेक्शन हम आप पे लगा देंगे और उसके पेनल्टीज भी आप पे लगा देंगे। तो याद रहे, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो बड़ा सोच समझ के प्राइवेट प्लेसमेंट करना, वरना कुछ भी गड़बड़ की तो लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ रूल 14 बोलता है दैट, या मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था ये, दैट अ कंपनी शैल नॉट मेक एन ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट unless the proposal has been approved previously by the shareholders of a company by passing a special resolution at general meeting, SR at GM. इसका लॉजिक एक बार याद दिला देता हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनी की ओनरशिप और कंट्रोल ट्रांसफर की जा सकती है बिकॉज सिलेक्ट फ्यू लोग, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सिलेक्ट किए गए लोगों को शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी के ओनर्स को बेवकूफ बनाया जाए और उनको बिना बताए शेयर किसी और ग्रुप ऑफ पीपल को जानबूझकर दे दिया जाए ताकि कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए। इसीलिए SR एट GM पास करना पड़ेगा। SR एट GM पास करने के लिए आपको GM जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जनरल मीटिंग बुलाने के लिए आपको नोटिस देना होगा। नोटिस के साथ आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना होगा जिसके अंदर आप पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर बताएंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन का डेट बताएंगे, कौन से काइंड ऑफ सिक्योरिटीज आप ऑफर कर रहे हैं ये बताएंगे, क्या जस्टिफिकेशन है, कितना प्रीमियम ऑफर कर रहे हो ये सब आप बताओगे, वैल्यूअर की रिपोर्ट देंगे, कितना अमाउंट रेज करना है वो बताओगे, और सारे मटेरियल टर्म्स वगैरह सब बताओगे कि भाई कौन सी सिक्योरिटीज आप इशू कर रहे हो, कब तक आप इशू करोगे, किस ऑब्जेक्ट से आपने ऑफर किया है, प्रमोटर्स डायरेक्टर्स अपने खुद की जेब से इसमें कितना पैसा ला रहे हैं,
कितना पैसा डायरेक्ट फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे इसमें लगने वाला है, क्या ये इशू करने के लिए कोई असेट पे चार्ज क्रिएट की जा रही है, अगर हाँ तो कौन से असेट पे चार्ज क्रिएट की जा रही है, कितना चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एनेक्स्चर में दे देनी पड़ेगी। कौन सा एनेक्स्चर? एनेक्स्चर टू द नोटिस ऑफ द मीटिंग, जनरल मीटिंग की नोटिस में एनेक्स्चर देना है, ताकि जितने भी लोग वोटिंग करने आए ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के अपने आप को एजुकेट करके फिर वो मीटिंग में आए और फिर वोटिंग दे, और फिर अगर एसआर पास होता है तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते, वरना नहीं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात। As per second proviso to Rule 14 Sub Rule 1 shall not apply in case of an offer or invitation for or offer for non-convertible debentures, where the proposed amount that is to be raised does not exceed 181C. And in such cases, board resolution under 179(3)(c) is sufficient. अब मैं आपको याद दिलाता हूं 181C क्या है। सेक्शन 181C में आपके बताए गए हैं रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ बोर्ड। ये जो 180 है सेक्शन नंबर, इसमें रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ बोर्ड है, और सेक्शन 179 में पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। लॉ कहता है कि एज पर 181C अगर एक कंपनी अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसका जो टोटल एग्रीगेट अमाउंट होता है, इससे ज्यादा का अगर लोन लेना चाहती है, इससे ज्यादा अमाउंट के डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, डेट क्रिएट करना चाहती है, उसे एसआर एट जीएम पास करना मैंडेटरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम अपने आप से नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके अंदर का लोन लेना है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो टोटल आता है, इससे कम अमाउंट की अगर आप लाइबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, टोटल लाइबिलिटी, नई लाइबिलिटी नहीं, टोटल लाइबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, देन इन दैट केस आपको 179(3)(c) में नॉर्मल बोर्ड रेजोल्यूशन विल अप्लाई। और यहां पे तो आप क्या दे रहे हो? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, मतलब ये ऐसे डिबेंचर हो जो जिंदगी में कभी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होने वाले, यानी कि वोटिंग राइट हमारा कभी डाइल्यूट होने वाला नहीं है। तो अगर आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, वो भी 181C के लिमिट के अंदर, आपको एसआर एट जीएम की जरूरत नहीं है, बीआर एट बीएम इज सफिशिएंट। ये है सेकेंड प्रोविजो। फिर आते हैं थर्ड प्रोविजो पे। थर्ड प्रोविजो करता है कि अगर आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर आप इशू कर रहे हो, when the proposed amount exceeds 181C, आपको एसआर एट जीएम तो लगने वाला है, तो फिक्स हो गया, बट इट शैल बी सफिशिएंट if the company passes a previous SR at GM only once in a year for all the offers or invitations for such debentures during the year. Say for example, the total debentures that you want to issue together with existing debentures and liability is going to be more than 181C, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो एसआर एट जीएम लगेगा। लेकिन हर बार डिबेंचर इशू करने के लिए एक सेपरेट एसआर एट जीएम आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस पड़ जाएगा। तो हाउ टू अवॉइड दैट? आप एक काम करो, एक ही एसआर एट जीएम मंगाओ, क्योंकि बार बार जनरल मीटिंग बुलाना इज अ कॉस्टली अफेयर। You can't expect people to come again and again to vote in your company. Neither you can't invest that much money for people. So rather what you can do is, just give me 1 second. Then what you can do is, rather than asking for special resolution for every issue, आप एक स्पेशल रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग साल के स्टार्टिंग में आप निकाल लो, और जो उसमें एक अमाउंट लिखवा लो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स या एक एक्स अमाउंट लिखवा दो। जब तक वो अमाउंट रीच नहीं होती तब तक कंपनी जितने चाहे डिबेंचर्स इशू कर सकती है, और हर बार उसको बार बार एसआर एट जीएम पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। फिर आता है फोर्थ प्रोविजो टू सब रूल 1 ऑफ रूल 14। इन केस ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज टू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को ऑफर कर रहे हो, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only in a year for all the allotment of such buyers during the year. QIBs के केस में भी आप एक काम करो, एक एसआर एट जीएम पास कर लो, टोटल अमाउंट सेट कर दो, जब तक वो अमाउंट हिट नहीं होती तब तक आप साल भर में जितने चाहे उतने अलॉटमेंट्स आप कर सकते हो।
ठीक है। नाउ एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्म, रूल 3 बोलता है दैट पास फॉर्म 4, फॉर्म PS 4 हैज टू बी फाइल्ड, इट शुड बी सीरियली नंबर्ड, एड्रेस स्पेसिफिकली टू द पर्सन टू इट इज मेड, इन राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको देना पड़ेगा, विद इन 30 days ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्सन, एंड इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर, मतलब only the person to whom it is made can accept it, no other person can accept it. Then maintain a complete record of the private placement offer done made. Also rule 8 बोलता है company shall issue private placement offer cum application letter only after relevant special resolution in case of 181C से ऊपर है और बोर्ड रिजोल्यूशन अगर 181C से नीचे है, as the case may be, is filed with the registrar. It is further provided that private companies shall file with the registrar copy of the board resolution or special resolution where under 179(3)(c आप अगर उसको ले रहे हो, अगर आप उसको इशू कर रहे हो तो आपको वो बोर्ड रिजोल्यूशन भी रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा. नाउ व्हाट शुड बी द मैनर ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द प्राइवेट प्लेसमेंट? कुछ नहीं है. जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको अगर फॉर एग्जांपल शेयर लेना है तो आप एक काम करो, आपको ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर आ जाएगा, उसमें जो अमाउंट लिखा है सब्सक्रिप्शन मनी वो आप पे कर दो, आइदर चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से, अदर बैंकिंग चैनल से. कैश अलाउड नहीं है, याद रखना, कैश अलाउड नहीं है. ठीक है, आप पे कर देंगे एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी पे तो सेम रूल अप्लाई होंगे जो सेक्शन 42 सब सेक्शन 8 बोलता है कि भाई एप्लीकेशन मनी कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्सन अदर देन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी आप सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हो और कहीं उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. और एक और बात आपको बताता हूं, पास रूल्स प्रोवाइड दैट द पेमेंट टू बी मेड फॉर सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटी शैल बी मेड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन सब्सक्राइबिंग टू सच शेयर्स. जिसके नाम पे शेयर्स है उसके बैंक अकाउंट से ही पैसा जाएगा, और अगर सब्सक्रिप्शन कैंसिल भी होता है तो उसी के बैंक अकाउंट में पैसा वापस आएगा. क्योंकि क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में बहुत सारे पॉसिबिलिटी है फ्रॉड होने के, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वही डायरेक्टर मैनेजर अपनी बीवी बच्चों और इसके उसके नाम पे शेयर्स ले और अपने बैंक से पैसा दे. तो मुझे अलग अलग बैंक अकाउंट भी चाहिए, मतलब मैं अलग अलग नाम भी चाहिए, अलग अलग बैंक अकाउंट भी चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि 50 लोग, मतलब एक ही आदमी के 50 रिलेटिव है, मतलब एक ही आदमी है बस 50 अलग नाम से वो शेयर्स ले रहा है बट है उसी के, वो ना हो. और अगर आप जॉइंट होल्डर भी हो तो जो फर्स्ट जिसका नाम लिखा है जॉइंट होल्डर में उसके अकाउंट से पैसा जाना चाहिए, उसके अकाउंट से पैसा जाना चाहिए. अगर आप अदर देन कैश में अगर आप को शेयर अलॉट हुआ है तो फिर तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा कैश पे, क्योंकि आप पे ही नहीं करोगे ना. आपने तो नो हाउ दिया है, पेटेंट दिया है, ट्रेडमार्क दिया है, तो आपको ये अप्लाई कर होगा नहीं. अब देखो, रूही और उसके ब्रदर ने मिलके 1000 इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो पैसे किसके अकाउंट से जाने चाहिए? जल्दी बोलो, किसके अकाउंट से पैसे जाएंगे? सर रूही का नाम पहला है ना जॉइंट एप्लीकेशन में, तो रूही के नाम से पैसा जाएगा, उसके ब्रदर के अकाउंट से पैसा नहीं काट सकते आप. जॉइंट होल्डर्स के केस में पहला जिसका नाम लिखा है उसके अकाउंट से पैसा कटना चाहिए. ओके, आप एक नया फ्रेश ऑफर ऑफ इनविटेशन नहीं कर सकते जब तक पुराना आपका कंप्लीट नहीं होता. सिर्फ एग्जांपल, आपने कोई ऑफर फॉर मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट करके ऑलरेडी रखा है, जब तक उसका पूरा अलॉटमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप एक नया अलॉटमेंट नहीं कर सकते. पुराना पहले कंप्लीट होने दो, या उसको विड्रॉ होने दो, या अबंडन होने दो, उसके बाद ही आप फ्रेश इनविटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. ओके, देन टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. अब ये बड़ा जबरदस्त है. अगर आपने एक कंपनी को अलॉटमेंट करना स्टार्ट किया, मतलब अगर आपका ऑफर वगैरह हो गया, इन्विटेशन आ गया, देन अलॉट सिक्योरिटीज विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन मनी. जैसे ही आपको एप्लीकेशन मनी मिला उसके 60 days के अंदर आप क्या करेंगे? अलॉटमेंट चालू कर देंगे. अगर आप 60 days में अलॉट नहीं कर पाए तो उसके बाद विद इन 15 days आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा. और अगर आप वापस नहीं कर पाते तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 12% पर एनम के रेट से. आफ्टर 60th डे आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा. अगर आप इंटरेस्ट देना नहीं चाहते, सब सही चल रहा है ना? अगर आप इंटरेस्ट देना नहीं चाहते तो भाई सीधी बात है,
टाइम टू टाइम, मतलब विद इन नेक्स्ट 15 डेज आप उनको उनका पैसा वापस कर दो। अगेन मैं याद दिला दूं, एप्लीकेशन मनी केवल और केवल 2 जगहों पे यूज हो सकता है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, नो थर्ड वे पॉसिबल। फिर आती है बात पब्लिक एडवर्टीजमेंट। किसी भी केस में प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आप पब्लिक एडवर्टाइज नहीं कर सकते, वरना वो पब्लिक इशू ट्रीट किया जाएगा, और फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में वो ट्रीट किया जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं। जितना भी अलॉटमेंट आप करेंगे उसके विद इन 15 डेज आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फुल डिटेल्स के साथ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज देंगे, अलॉन्ग विद नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड एंड सच अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और अगर आप ये नहीं दे पाते तो 1000 पर डे अप टू 25 लाख का आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि नाम, एड्रेस, पैन नंबर, ईमेल आईडी, और सिक्योरिटी होल्डर का क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। डिफॉल्ट की केस में होता है 1000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट और 25 लाख रुपीज, अमाउंट मैक्सिमम 25 लाख रुपीज। अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई भी गड़बड़ की, कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट किया इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 42, कंपनी, उसके प्रमोटर्स, उनके डायरेक्टर्स, सभी के सभी को लाइबिलिटी लग जाएगी। कितनी? जितना अमाउंट आपने प्राइवेट प्लेसमेंट में रेस किया वो, और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, यानी मैक्सिमम 2 करोड़ लेकिन लगेगी, अमाउंट रेस्ड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। और तो और आपको जितना भी पैसा आपने लोगों से लिया है सूद समेत यानी कि विद इंटरेस्ट 30 डेज के अंदर वापस करना पड़ेगा, 30 डेज में वापस करना पड़ेगा। और तो और अगर आपने इस पूरे प्रोविजन में कुछ भी ब्रेक कर दिया तो प्राइवेट प्लेसमेंट को हम प्राइवेट प्लेसमेंट मानेंगे नहीं, पब्लिक ऑफर मानेंगे, और पब्लिक ऑफर में लगने वाले सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में अप्लाई करेंगे, जो कि ऑफकोर्स आपने फुलफिल नहीं किए होंगे, तो उसके लिए हर एक रूल की जो सजा लगती है वो एडिशनल आप पे सजा लगती जाएगी। तो गलती से भी प्राइवेट प्लेसमेंट में आप गड़बड़ नहीं करेंगे, वरना बहुत मुश्किल आपको हो सकती है। दैट इज इट गाइज, एंड दैट इज द एंड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3। once again I'm extremely sorry कि मुझे आपको ये रिकॉर्डेड देना पड़ रहा है। आई कुडंट हैव अवॉइडेड दैट, अदरवाइज आई वुड हैव, आपको मालूम है, अवॉइड कर देता हूँ, और मुझे क्लास कैंसिल नहीं करनी थी। So thank you for participating. God bless you all. Lots of love. Take care. I'll see you in the next one. And bye bye.